नालंदा, ये नाम हम सब ने कहीं ना कहीं सुना है ना? किताबों में पढ़ा होगा। पर यह सिर्फ एक नाम नहीं है। ये कहानी है एक खोई हुई विरासत की, एक ऐसे महान विश्वविद्यालय की जिसने सच में पूरी दुनिया को ज्ञान का रास्ता दिखाया। तो चलिए एक सवाल से शुरू करते हैं। सोचिए जरा, दुनिया की पहली ग्रेट रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटी कब बनी होगी? दिमाग में शायद यूरोप का नाम आ रहा होगा, है ना? पर सच तो कुछ और ही है। हकीकत यह है कि नालंदा यूनिवर्सिटी यूरोप की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटीज जैसे बुलोना और ऑक्सफर्ड से भी 500 साल से ज्यादा पुरानी थी। जी हां, ये 5वीं शताब्दी में बनी थी। मतलब ये दुनिया के पहले महान शिक्षण संस्थानों में से एक थी। तो चलिए अब जरा गहराई में चलते हैं। देखिए, नालंदा सिर्फ पुराना ही नहीं था, ये एजुकेशन की दुनिया में एक रेवोल्यूशनरी आइडिया था। एक ऐसी जगह जहां ज्ञान का कोई अंत नहीं था, कोई सीमा नहीं थी। और इसका नाम, अरे इसके नाम में ही सब कुछ छिपा है। नालंदा संस्कृत के 3 शब्दों से बना है, नाल अलम दा, जिसका मतलब होता है ज्ञान का कभी न रुकने वाला प्रवाह, अनस्टॉपेबल फ्लो ऑफ नॉलेज। और यही तो इसका मिशन था, ज्ञान को एक नदी की तरह बहने देना। इसे बनवाया था सम्राट कुमार गुप्त प्रथम ने, गुप्त साम्राज्य के समय में, जिसे भारत का स्वर्ण युग भी कहते हैं। आज के बिहार में यह करीब 14 हेक्टेयर में फैला हुआ था और लाल ईंटों से बनी इसकी इमारतें कमाल की थीं, एक आर्किटेक्चरल मास्टरपीस। और आज भी इसके जो खंडर बचे हैं वो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट हैं। तो आखिर ज्ञान के इस प्राचीन केंद्र में जिंदगी कैसी होती होगी? चलिए कल्पना करते हैं कि वहां एक दिन कैसा बीतता होगा। यहाँ सीखने सिखाने का माहौल कितना खास था, इसका अंदाजा आप इस टीचर स्टूडेंट रेशियो से लगा सकते हैं। नालंदा में हर 7 छात्रों पर एक टीचर होता था। आज की यूनिवर्सिटी से कंपेयर करें तो ये रेशियो 2 गुने से भी ज्यादा बेहतर है। इसका सीधा मतलब था कि हर छात्र पर पर्सनल अटेंशन दिया जाता था, जो उस जमाने के हिसाब से वाकई एक क्रांतिकारी सोच थी। लेकिन हाँ, यहाँ एडमिशन लेना कोई बच्चों का खेल नहीं था। नालंदा में एक बहुत ही मुश्किल, कई स्टेज वाली एंट्रेंस एग्जाम होती थी, बिल्कुल आज के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तरह। एडमिशन के लिए 2 बड़ी बाधाएं पार करनी पड़ती थी। पहली थी द्वारपाल की परीक्षा। सोचिए, गेट पर ही एक विद्वान बैठा होता था जो छात्रों से मुश्किल मौखिक सवाल पूछता था, और जो इसे पार कर लेता उसे ही आगे यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स के साथ एक पैनल इंटरव्यू के लिए भेजा जाता था। 7वीं सदी में एक चीनी यात्री थे हुएनसांग। उन्होंने अपने रिकॉर्ड में लिखा था, मैं तो खुद को विद्वान समझता था, पर इस द्वारपाल का ज्ञान तो मुझसे कहीं ज्यादा है। ये बात अपने आप में बताती है कि उस यूनिवर्सिटी के स्टाफ का नॉलेज लेवल भी कितना ऊंचा रहा होगा। और यहाँ का करिकुलम, वो भी बहुत ही डाइवर्स था। सिर्फ बौद्ध दर्शन ही नहीं, बल्कि मेडिसिन और आयुर्वेद, मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी, लॉजिक और ग्रामर जैसे विषय भी पढ़ाए जाते थे। इसी वजह से तो पूरे एशिया से छात्र यहाँ ज्ञान लेने के लिए खींचे चले आते थे। पर इन सारे विषयों का ज्ञान रखा कहाँ जाता था? इस यूनिवर्सिटी का दिल था इसकी शानदार लाइब्रेरी, जिसे एक बहुत ही खूबसूरत नाम दिया गया था। नालंदा की लाइब्रेरी का नाम था धर्मगुंज, जिसका मतलब होता है सत्य का पर्वत। ये नाम ही बताता है कि नालंदा के लिए इस लाइब्रेरी की क्या अहमियत थी। और ये कोई छोटी मोटी बिल्डिंग नहीं थी, ये एक 9 मंजिला कॉम्प्लेक्स था जिसमें 3 विशाल इमारतें थीं, रत्न सागर, रत्नोदधि और रत्नरंजक। और इन इमारतों के अंदर क्या था? 90 लाख, जी हां, 90 लाख से भी ज्यादा पांडुलिपियां और किताबें। उस वक्त के हिसाब से यह दुनिया का सबसे बड़ा नॉलेज रिपॉजिटरी था। आज इसकी कल्पना करना भी मुश्किल है। लेकिन ज्ञान का ये सूरज हमेशा चमकता नहीं रहा। अब कहानी एक बहुत दुखद मोड़ लेती है जब हम इस महान संस्थान के पतन की बात करते हैं। नालंदा ने अपनी पूरी जिंदगी में 3 बड़े हमले झेले। हूणों ने हमला किया, गौड़ों ने इसे तबाह करने की कोशिश की, लेकिन हर बार इसे फिर से खड़ा कर दिया गया। पर 1193 में बख्तियार खिलजी का हमला, वो आखिरी और सबसे भयानक हमला साबित हुआ। कहते हैं इस हमले के पीछे कहानी है। बख्तियार खिलजी एक बार बहुत बीमार पड़ गया। उसने नालंदा के विद्वान राहुल श्रीभद्र से इलाज कराने से इनकार कर दिया और शर्त रखी कि उसे बिना दवा के ठीक करके दिखाएं। उस विद्वान ने क्या किया? उन्होंने कुरान के कुछ पन्नों पर एक दवा का लेप लगा दिया। खिलजी जैसे जैसे पन्ने पलटता गया, उंगली से थूक लगाकर वो दवा अनजाने में उसके शरीर में चली गई और वो ठीक हो गया। पर ठीक होने के बाद उसे खुशी नहीं बल्कि बेइज्जती महसूस हुई। वो इस बात से जल उठा कि भारत का ज्ञान उसके हकीमों से इतना आगे कैसे है। और इसी जलन ने, इसी नफरत ने उसे नालंदा को तबाह करने पर मजबूर कर दिया।
उसने सीधा हमला किया ज्ञान के केंद्र पर, लाइब्रेरी पर। कहते हैं कि उस सत्य के पर्वत को पूरी तरह जलकर राख होने में 3 महीने लग गए थे। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। हर रात के बाद सुबह होती है। विनाश के बाद इस यूनिवर्सिटी की विरासत और उसके मॉडर्न रिवाइवल की एक नई कहानी शुरू होती है। तबाही के बाद करीब 700 साल तक नालंदा गुमनामी के अंधेरे में खोया रहा। फिर 1861 में आर्कियोलॉजिस्ट अलेक्जेंडर कनिंघम ने इसके खंडहरों को पहचाना और फिर 2014 में उसी प्राचीन जगह के पास एक नई नालंदा यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई, जिसने उस महान विरासत को फिर से जिंदा कर दिया। और सबसे हैरान करने वाली बात जानते हैं क्या है? आज हम जो भी खंडहर देखते हैं, माना जाता है कि वो असली यूनिवर्सिटी का सिर्फ 10% हिस्सा है। बस 10%। तो सोचिए अपने समय में ये कितनी विशाल और भव्य रही होगी। इसका असर आज भी दुनिया पर है। दलाई लामा ने कहा है कि हमें जो भी बौद्ध ज्ञान मिला है वो सब नालंदा से आया है। ये बात साबित करती है कि आप इमारतों को जला सकते हैं, लेकिन विचारों को नहीं मार सकते। वो हमेशा जिंदा रहते हैं। तो आखिर में बस एक सवाल। ज्ञान को जलाया जा सकता है, किताबों को राख किया जा सकता है, लेकिन क्या ज्ञान को सच में कभी पूरी तरह से मिटाया जा सकता है? इस पर सोचिएगा जरूर।